एपिसोड 81। राज आराध्या के सरगुन बनने का। आराध्या फोन विहान को पकड़ा देती है। वहीं विहान दरवाजे को लॉक करके वापस कमोड पर बैठ जाता है। अवधेश अपनी शरद आवाज में पूछता है, तुम्हें कोई दिखा वहां? भाई, यहां पर कोई नहीं है। मैंने रूम और बाथरूम दोनों जगह देख लिया है। विहान धीमी आवाज में उसे बताता है। सिली आराम से कुकीज खा रही थी जब मैं रूम में आया। ठीक है, अब तुम वहां से जा सकते हो। उसका ध्यान रखना और कुछ भी सस्पेशियस लगे तो मुझे कॉल कर देना। किसी भी अनजान आदमी या औरत को आराध्या के नजदीक भी मत आने देना। अवधेश उसको वार्निंग देते हुए कहता है। ठीक है भाई, कहकर विहान फोन काट देता है। विहान अपने फेस एक्सप्रेशन थोड़े सैड से बनाकर बाथरूम से बाहर निकलता है। वह आराध्या से गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहता है, सिली, इतनी सी बात पर भाई को फोन करने की जरूरत भी नहीं थी। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था पर तुम मुझे कुछ नहीं मानती हो। कहकर विहान ऐसा मुंह बना देता है जैसे वो पता नहीं कितना दुखी हो। आखिरकार एक्टर जो है, उसके जाने के बाद आराध्या को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उससे पहले ही प्रकृति अलमीरा से बाहर निकल जाती है। उफ़, ये तो सुपरस्टार विहान था ना। तुम इसे कैसे जानती हो? और तुम इसके इतने क्लोज कैसे हो? क्या तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए तुम रौनक को भुला पाई हो? प्रकृति उस पर सवालों की बौछार कर देती है। पहले तुम शांत हो जाओ। और वो मेरा देवर है। इन सब के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ, जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए कहा था वो बताओ। और जो बात उस दिन अधूरी रह गई थी वो भी बताओ। आराध्या सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहती है। देखो सग्गू, जिस दिन तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले रौनक वहां से जरूरी काम के लिए निकल गया था। जिस पर प्रकृति गहरी सांस लेते हुए कहती है, वो लोग तुम्हारा दिल निकाल पाते उस पहले ही कुछ तुम्हारे एडोप्टेड डैड के दुश्मन तुम तक पहुंच गए थे। उसी समय तुम्हें बचाने के लिए मैं और आनंद भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर ने निकिता को बचाने के लिए सेफ रूम में खुद के साथ लॉक कर लिया था, लेकिन तुम वहीं ऑपरेशन थिएटर में थी। उस दिन बहुत खून खराबा हुआ था इस फ्लोर पर। मैंने और तुम्हारे मास्टर ने बहुत कोशिश की थी कि हम तुम्हें बचा पाए। हम तुम्हें वहां से निकाल तो लाए थे, पर यह काम हम दोनों ने अकेले नहीं किया था। कोई अनजान आदमी भी था जिसने तुम्हारी जान बचाने के हमारी मदद की थी, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता तुम कहाँ गई। रौनक ने सबको ये कहकर टाल दिया कि तुम वर्ल्ड टूर पर हो, लेकिन तुम्हारे डैड को शक हो गए था, इसलिए वो मेहता परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें तुम मिल जाओ। प्रकृति उस दिन की घटना को याद करते हुए सब कुछ आराध्या को बताती है। तो डैड ने कोई जांच नहीं करवाई। उन्होंने कोशिश नहीं की ये जान के कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। आराध्या अपने डैड के जिक्र से सिसकते हुए कहती है, तुम्हारे डैड ने बहुत कोशिश की, उन तक सच न पहुंच पाए, इसलिए रौनक ने तुम्हारे मास्टर और हमें मारने की साजिश रच डाली थी, जिसमें तुम्हारे मास्टर बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और अब तो पता नहीं कहां से तुम्हारे डैड को ये पता चल गया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था जिसने तुम्हें गंभीर चोटें लगी थी, जिसका जिम्मेदार वो हमें मानते हैं। इसलिए अब वो भी हमारी जान के पीछे पड़े हैं। कहते हुए प्रकृति की आंखें नम हो जाती है। अब मास्टर की तबीयत कैसी है? मेरी वजह से तुम दोनों पर मुसीबतें आ गई है। वहीं आराध्या रोते हुए उससे पूछती है, वो ठीक है और तुम खुद को ब्लेम मत करो।
तुम्हारे लिए ही हमें अपॉइंट किया गया था। और ये सच है कि हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाए थे। इसके लिए बॉस चाहे तो हमें मार भी डाले, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें छिपना पड़ रहा है। प्रकृति उसे गले लगाते हुए कहती है, जिन लोगों की वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। आई प्रोमी। आराध्या कठोर आवाज में उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि निकिता को किसका दिल दिया गया है और मैं राजवंश परिवार में कैसे आई। आराध्या कंफ्यूज होकर कहती है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गई। उस दिन तुम्हारे गायब होने के बाद किसी और लड़की को ऑपरेशन थिएटर में रखा था। वो लड़की बुरी तरह से घायल थी। इवन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है डॉक्टर्स ने तुम्हें ही वो लड़की समझ लिया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसके बॉडी ऑर्गन निकिता से मैच हो गए और उस निकिता ने रौनक से झूठ बोला था कि तुम्हारा ही हार्ट और ब्लड उससे मिलता है। और रही बात उस आराध्या राजवंशी की जगह पहुंचने की, तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना था। उसकी बात सुनकर आराध्या उसे ध्यान से देखने लगती है, जिस पर प्रकृति उसके आगे कुछ फोटोज रख देती है। ये है असली आराध्या राजवंश। लगती है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर तुम्हारी नाक को मॉडिफाई नहीं किया होता और वजन कम नहीं होता तो तुम सरगुन होकर भी इसकी तरह लगती। और तीसरा, तुम्हारे बाल। आराध्या के बॉल स्ट्रेट है, जबकि तुम्हारे कल जो बॉस के बालों से मैच करते हैं। वहीं आराध्या उसकी बात सुनकर ध्यान से उन फोटोज को देखने लगती है। उसमें और आराध्या में 2 साल के मुकाबले लगभग 70% समानता थी। स्पेशली उसकी आंखें और आईब्रो सेम टू सेम आराध्या से मैच थी। आराध्या कंफ्यूज होकर उससे पूछती है, ये सब कैसे पॉसिबल है? मैंने बहुत मेहनत से ये जानकारी निकाली है मेरी जान। आराध्या राजवंशी की इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से हाइड किया गया है। मुझे लगता है अब तक तो वो लोग सजग भी हो गए होंगे कि उनकी सिक्योरिटी में किसी ने सेंध लगा दी है। प्रकृति सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहती है, और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? क्या? आराध्या भी उसी इंटरेस्ट से सुनते हुए कहती है, इसमें ये पता चला कि तुम्हारी मॉम और आराध्या की मॉम आइडेंटिकल ट्विन्स थी। शायद यही वजह होगी तुम्हारे और आराध्या के बीच सिमिलैरिटी की। लो जी, आधा सस्पेंस मैंने बता दिया, आधा कल बताऊंगी। एपिसोड 82, किसने की प्रकृति की मदद। सरगुन नई इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हुए कहती है, आइडेंटिकल ट्विन मतलब आराध्या मेरी बहन है, या फिर जिसने हमारी हेल्प की थी उस दिन तुम्हारी जान बचाने में, वो राजवंशी फैमिली में से कोई था। या फिर जिसने हमारी हेल्प की थी उस दिन तुम्हारी जान बचाने में, वो राजवंशी फैमिली में से कोई था। प्रकृति अपने मन में आ रहे सवालों को बताते हुए पूछती है, कुछ नहीं जानती हूँ। अगर राजवंशी फैमिली से कोई है तो उन्होंने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? और माना मैं उनकी बहू की बहन की बेटी हूँ, पर वो लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे मेरे लिए? मैं आराध्या कंफ्यूज होकर पूछती है, दोबारा इन्वेस्टिगेट करके बताती हूँ। याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें असली आराध्या के बारे में कुछ पता है? मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। तकरीबन 8 महीने पहले जब मुझे होश आया मैं हॉस्पिटल में थी और हार्ट ट्रांसप्लांट उससे 6 महीने पहले हुआ था। तो मैं इतने समय तक कहाँ थी? मैं राजवंशी फैमिली में कैसे पहुंची? आराध्या अपने ही सवालों के घेरे में फंस चुकी थी। फिर कुछ डिसाइड करके मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची हूँ। अगर मैं वहां हूँ
तो इसका मतलब वो लोग नहीं चाहते कि मेरी पहचान उजागर हो। ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि असली आराध्या इस दुनिया में ही न हो। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हें उसकी जगह सोच कर ही दी गई है। तो तुम बिना किसी चिंता के आराध्या की पहचान अपना सकती हो। प्रकृति आराध्या को आश्वस्त करते हुए कहती है, हम्मम, वैसे मैं चैरिटी फंक्शन में जाने वाली हूँ। उम्मीद है कि जल्दी ही मेरी मुलाकात मेरी खास दोस्त और दुश्मन से होगी। आराध्या उसे अपकमिंग इवेंट के बारे में बताने लगती है। हम्मम, अपना ध्यान रखना, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा कांटेक्ट करूंगी। तब तक मैं असली आराध्या के बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ। कहकर प्रकृति वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन शाम के समय अवधेश अपने स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में कई सारे विचार चले हुए थे। तभी अहान उसके सामने एक फुटेज खोलते हुए कहता है, भाई अलेक्स ने एक रिपोर्ट और फुटेज भेजी है आपके लिए। उसकी बात सुनकर अवधेश अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। वह उसके मैसेज को देखता है। यह आराध्या के रूम के बाहर की फुटेज थी, जिसमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन शाम के 7 बजे से लेकर के 7:02 की फुटेज गायब थी। वहीं रात के 11 बजे की भी 2 मिनट की फुटेज गायब थी, जिसे देखकर अहान चिढ़ते हुए कहता है, ये कैमरा को क्या हो गया था यहाँ पर? हुआ नहीं था किसी ने फुटेज हटा दी है। अलेक्स को बोलो मुझे पूरी फुटेज कल सुबह तक मेरे पास चाहिए। अवधेश इंस्ट्रक्शन ही दे रहा था जब अलेक्स का फोन आ जाता है। बॉस, निशिकांत के अपॉइंटेड बॉडीगार्ड में से एक शिमला और मनाली में देखी गई है। जैसे ही हम उसे ट्रेस करने लगे वो वहां से बड़ी सफाई से गायब हो गई है। अलेक्स की बात सुनकर अवधेश उससे कहता है, उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखो। अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दो। वो किसी भी कीमत पर मिसेस प्रताप के पास न पहुंचे, कहकर वह फोन काट देता है। वहीं अहान और अवधेश के अलावा भी 2 लोग और स्टडी रूम के थे। ये थे नाहर राजवंश और अनिकेत राजवंश, आराध्या के दादू। और भाई, तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगर ये बात बाहर आ गई तो याद रखना, न सिर्फ रौनक मेहता बल्कि निशिकांत ठाकुर के निशाने पर भी तुम आ जाओगे। अनिकेत, अभी? नाहर राजवंश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, अनिकेत सच कह रहा है अवधेश, यही वजह थी हम तुम्हारी शादी कभी अपनी बच्ची से नहीं करवाना चाहते थे। उसकी जिंदगी को पल पल खतरा है। उन दोनों की बात सुनकर अवधेश गुस्से में देखते हुए कहता है, आप भूल रहे हैं दादू, वह मेरी बीवी है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। ये अवधेश प्रताप सिंह का वादा है आपसे। सीन चेंज। 1 हफ्ते बाद। वहां से जाने के बाद प्रकृति का कोई पत्ता सत्ता नहीं था। न उसने आराध्या से कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उसकी कोई खोज खबर आराध्या को थी। वह बस दुआ कर सकती थी कि प्रकृति और आनंद किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ अवधेश को फुटेज रिवाइव करने के बाद मालूम होता है कि आराध्या के कमरे में कोई लड़का गया था। ये प्रकृति थी जो लड़के का भेष बनाकर वहां गई थी, जिसकी वजह से उसने अलेक्स और अंगद को परेशान कर दिया था कि वो उस लड़के को किसी भी कीमत पर ढूंढ के निकाले। लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी और ये बात अवधेश का गुस्सा बढ़ा रही थी। उसने आराध्या से भी इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की कि वो किसी अनजान आदमी से मिली है या नहीं, लेकिन इस बात का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो जाती है।
वो लोग पैकअप करके आने वाले चैरिटी फंक्शन में जाने वाले थे। उसमें वंडरफुल टाइम्स की पूरी टीम चैरिटी फंक्शन में जाने वाली थी, जिसके लिए आराध्या बिना दिल्ली गए ही सीधा शिमला से मुंबई के लिए जाने का डिसाइड कर लेती है, जिसकी वजह से अवधेश का मुंह बना हुआ था। आराध्या और विहान इसमें पीएस एंटरटेनमेंट की तरफ से शिरकत करने वाले थे, जबकि काजल और उपासना अपनी कंपनी की तरफ से। जहां ये इवेंट ग्लैमर से भरपूर था, तो दूसरी तरफ मूवी वुड में नए नए डायरेक्टर से मिलने का एक मौका भी ने अपना गाउन शिमला में ही सेलेक्ट कर दिया था। आराध्या जहां वो इस इवेंट के लिए एक्साइटेड थी, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी नर्वस भी, क्योंकि इतने महीनों में हार्ट ट्रांसप्लांट से रिकवर होने वाली निकिता यहां पर अपना जलवा बिखेरने की पूरी कोशिश करने वाली थी। आराध्या इवेंट से 2 दिन पहले वहां पहुंच जाती है, जब उसे याद आता है कि उसकी चाइल्डहुड नैनी और मेड लीला जी वहीं रहती है, जो उस समय भी मेहता हाउस में ही थी जब आराध्या का ऑपरेशन होना था। तो वो जरूर कुछ न कुछ जानती ही होंगी। ये जगह उसके अतीत के साथ जुड़ी हुई थी। आराध्या बस एक बार उनसे मिलने के लिए जाना चाहती थी। वह जानती थी कि दिन के समय यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेनी और राखी के साथ साथ विहान के भी सवालों के जवाब उसे देने होंगे। वहीं अवधेश के अपॉइंट बॉडीगार्ड हर पल साए की तरह उसका पीछा कर रहे थे। इसलिए कुछ डिसाइड करके आराध्या रात के समय अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने एक विग पहनी हुई थी, चेहरे पर बोल्ड मेकअप था, एक ब्लैक कलर की हुडी थी जिसमें उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। एपिसोड 83 आराध्या और रौनक की पहली मुलाकात। कुछ डिसाइड करके आराध्या रात के समय अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने एक विग पहनी हुई थी, चेहरे पर बोल्ड मेकअप था, एक ब्लैक कलर की हुडी थी जिसमें उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। अब आगे आराध्या ने ऑनलाइन ही एक गाड़ी रेंट पर बुक करवाई थी, इसलिए रात के 11 बजे वह बड़ी सावधानी से अपने रूम से बाहर निकलती है। वह चौंकने होकर इधर उधर देख रही थी। फ्रंट एग्जिट से जाने के बजाय वह होटल के बैक डोर से बाहर निकलती है, जहां पर एक कार पार्क थी। वहां खड़े एक आदमी से वह कुछ बात करती है, जिसके बाद वह आदमी उसे गाड़ी की चाबी सौंप देता है, जिसके बाद आराध्या हवा की तरह गाड़ी को भगा देती है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह वहां पहुंच जाती है, जो जगह उसकी मंजिल थी। ये एक छोटा सा घर था, जिसमें 2 बेडरूम, एक हॉल और किचन था। घर के सामने एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें सब्जियां उगाई जाती थी। यह जगह रौनक के डैड ने आराध्या की नैनी को दी थी। अब इतनी मेहरबानी क्यों थी ये तो वही जाने। जैसे ही आराध्या 1 घंटा ड्राइव करके गाड़ी से बाहर निकलती है, तो उसे एक गांव जैसी जगह दिखाई देती है, जो छोटी सी पहाड़ी के नजदीक थी। तारों से भरा आसमान, शांत रात उस जगह को और मनमोहक बना रहे थे। आराध्या यहाँ दूसरी बार आ रही थी, इसलिए वो सीधा उस नैनी के घर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वह बाहर बने छोटे से लोहे को गेट को खोलकर अंदर जा ही रही होती है, तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? लेकिन आराध्या के चिल्लाने का उन पर कोई असर नहीं होता है। उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करके किसी लड़की को वहां पकड़ने की बात करता है, जिस पर दूसरी तरफ से कोई मैसेज आता है, जिसके बाद वह फोन काट देता है। थोड़ी देर में बॉस यहां आने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करना है, कहकर वह उसे एक चेयर से बांध देते हैं। तकरीबन 40 मिनट बाद वहां बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक 27 साल का हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी ब्लैक आईज किसी को हिप्नोटाइज कर सकती थी।
जब वह आराध्या को वहां देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपा लेता है। वह आराध्या के विग को हटाकर कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वहीं आराध्या, जो रौनक की आवाज वहां सुनकर हैरान रह गई थी, जल्द ही अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेती है। वह उसके प्रश्न को इग्नोर करते हुए कहती है, तुम कौन हो? और मुझे कोई बांध कर रखा है? तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है? छोड़ो मुझे। वह रस्सियों से निकलने की नाकाम कोशिश करती है। अंदर से तो वह बहुत डर रही थी, लेकिन उसने इस बात का अंदाजा रौनक को नहीं लगने दिया था। वहीं रौनक हैरानी से सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जो देखने में उसे किसी खास की याद दिला रही थी, लेकिन थी उससे बहुत अलग। उसका ऑरा उसे अलग ही फीलिंग दे रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। वह एक नज़र अपने फोन को देखते कॉल उठाकर कहता है, तुम अपना खाना खा लो, मैं जल्द ही घर आ रहा हूं। कहकर वह फोन काट देता है। वहीं आराध्या ने साफ तौर पर निकिता की आवाज सुनी थी, जो रौनक से जल्दी आने को कह रही थी। रौनक फोन को अपने पॉकेट में डाल लेता है, फिर आराध्या की तरह मुखातिब होकर कहता है, मेरा नाम रौनक है, मेहता इंडस्ट्री के सीईओ। यह हमारी एक एम्प्लॉय का घर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेरे घर में है और उनके घर की रखवाली मेरे आदमी कर रहे हैं। अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रौनक एक गन को लोड करते हुए कहता है, जिस पर आराध्या बिना किसी इमोशन के कहती है, मेरा नाम आराध्या है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुंबई में एक इवेंट के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। नींद नहीं आ रही थी, इस सपनों के शहर में घूमने निकल गई थी। उम्मीद नहीं थी इतनी दूर तक आ जाऊंगी। अब अगर आपके सवाल हो गए हैं तो मेरे हाथ खोलो। आराध्या घूर कर उसे कहती है, जिस पर रौनक अपने आदमियों को इशारा करता है, जिस पर वह आराध्या के हाथ पैर खोल देते हैं। आराध्या रौनक को फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू बोलकर वहां से निकलने लगती है, जिस पर रौनक इमोशन से भरी आवाज में पुकारता है, सरगुन। आराध्या, जिसके कदम धीमे पड़ने लगते हैं। ये वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए वह पहले तरसती थी, लेकिन रौनक की नफरत और केयरलेस नेचर ने उसे खुद उससे दूर कर दिया था। अब वह आराध्या नहीं सरगुन थी, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया और वहां से निकलने लगती है, जिस पर वह थोड़ा तेज चलकर कहता है, मिस आराध्या, आपने अपना पूरा नाम नहीं बताया। मिस्टर रौनक, मुझे नहीं लगता हम क्लोज है, तो सॉरी, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। गुड बाय। कहकर आराध्या एक क्वीन की तरह वहां से निकल जाती है। गाड़ी में बैठते ही आराध्या गहरी सांस लेती है। वह जेनी को कॉल करके उसे बैक एंट्रेंस पर लेने के लिए कहती है, तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी और ये क्या हुलिया बना कर रखा है तुमने? जेनी सवाल करते हुए कहता है, मैं रूम में बोर हो रही थी, इसलिए मैं घूमने निकल गई थी। प्लीज विहान को मत बताना, नहीं तो वो मुझे सुनाने बैठ जाएगा। आराध्या के बार बार बोलने पर जेनी भी मान जाता है। इस तरह आराध्या अपने होटल रूम में पहुंच जाती है। आज महीनों बाद वो उस शख्स से मिली थी जिससे वो बेहिसाब मोहब्बत और नफरत दोनों करती थी। लेकिन आराध्या की ही नींद नहीं उड़ी थी, नींद तो रौनक की भी उड़ चुकी थी। आज वह अपने पर्सनल विला जाने के बजाय अपने फैमिली हाउस में आया था। उसे तो याद भी नहीं रहा कि उसने थोड़ी देर पहले निकिता को विला आने के लिए कहा था। वह सरगुन के कमरे में था, जहां उसकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसके घुंघराले बाल, छोटी छोटी आंखें, मासूमियत से भरा चेहरा,
पहले भी इसी तस्वीर का जिक्र हुआ था। उस तस्वीर को देखते हुए रौनक की आंखों के गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में नमी तो थी लेकिन आंखों को झलकने की इजाजत नहीं थी। तभी दो लोग उस कमरे में आते हैं। अगर इतना ही याद करते हो उसे तो बुला क्यों नहीं लेते यहाँ? कब तक घूमती रहेगी वो? अब तो हमें भी उसकी बहुत याद आने लगी है। पर लगता है उसने कभी हमें अपना माना ही नहीं था। उन दोनों में से एक औरत बोलती है। वहीं उसके साथ आया आदमी भी रौनक से कहता है, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है रौनक। सरगुन को हमने जन्म नहीं दिया है लेकिन अपनी बेटी की तरह पाला जरूर है। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई है कि वो घर आना तो दूर हमसे फोन पर भी बात नहीं करना चाहती है? क्या जवाब देगा रौनक अपने पेरेंट्स के सवालों का? एपिसोड 84 रूइन ड्रेस। अपनी मॉम की बात सुनकर रौनक की आंखों में नफरत के भाव आ जाते हैं। मॉम, मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही है और वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। आना होगा तो खुद आ जाएगी, कहकर वह वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद रौनक की मॉम, ये सब उस मनहूस दिन की वजह हुआ। काश उस दिन रौनक ने सुना नहीं होता कि उसके चाचू की मौत सरगुन को घर लाते समय हुई है। आज उसके मन में इतना गुस्सा भर गया है जो वो समझना भी नहीं चाहता कि उस बच्ची ने उसके चाचा को नहीं मारा है। वहीं उसके डैड उसकी मां को समझा बुझा कर वहां से अपने कमरे की तरफ ले जाते हैं। रौनक के चाचा की मौत सरगुन को निशिकांत के पास से लाते हुए हुई थी, जब उनकी गाड़ी पर किसी ने अचानक हमला कर दिया था। उस समय सरगुन की उम्र 2 साल के लगभग थी। रौनक को ये बात तब पता चली थी जब सरगुन 13 वर्ष की थी, जिसके बाद वह उससे दूर दूर रहने लगा था। लेकिन सरगुन इस रीजन से आज तक अनजान है। पहले जिस लड़की की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अब वो उससे कटा कटा रहने लगा था। बात बात पर उसे हर्ट करना उसकी आदत हो गई थी। फिर उसने उसे फोर्स करके स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया था। ये बातें मैंने पहले के चैप्टर्स में भी मेंशन की है। उसी शाम को, आज शाम को जहां वंडरफुल टाइम्स की टीम चैरिटी फंक्शन में जाने वाली थी, उससे एक रात पहले ही डायरेक्टर शाह ने फिल्म का प्रोमो रिलीज कर दिया था। हर जगह इस फिल्म की चर्चा हो रही थी। 3 मिनट के प्रोमो में आराध्या को भी बराबर की कवरेज दी गई थी। फिल्म में एक्सपीरियंस सुपरस्टार होते हुए भी आराध्या सबका दिल चुराने में कामयाब हो रही थी। फिल्म के प्रोमो में उसका माफिया होने, नफरत और एक तरफा प्यार को अच्छे से दर्शाया गया था। मूवी के मेन कैरेक्टर के बजाय आराध्या के चर्चे ज्यादा हो रहे थे। सर, आपने आज ही प्रोमो रिलीज करने के लिए क्यों कहा टीम को? असिस्टेंट डायरेक्टर नकुल से पूछता है। क्योंकि आज हमारे पास अच्छा मौका है। मूवी का ऑफिशियल प्रमोशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज चैरिटी फंक्शन में मीडिया हाउस का जमावड़ा होगा। जैसे ही हमारी टीम वहां जाएगी तो उनके सवाल मूवी पर ज्यादा फोकस होंगे, जिसका फायदा हमें पॉपुलैरिटी ने मिलेगा। नकुल शाह अपनी व्हिस्की का शिप लेते हुए कहते हैं। वहीं जब अगले दिन उपासना अपने फोन में प्रोमो के बारे में देखती है तो आराध्या को मिल रहे फेम और पॉपुलैरिटी से जेलस हो जाती है। वह किसी को फोन करके कुछ कहती है, जिसके बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह कुछ तो कर रही थी, पर क्या वो तो वक्त ही बताएगा। अगला दिन शाम का समय। इवेंट में जाने के लिए पूरी टीम एक ही होटल में रुकी हुई थी। आराध्या इवेंट में जाने के लिए एक पेस्टल ब्लू कलर का गाउन निकालती है, जो फ्लोर लेंथ का ऑफ शोल्डर गाउन था। उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। उसके साथ हाई हील्स और अवधेश के गिफ्ट किए हुए डायमंड ईयरिंग। साथ में ही अवधेश की दी हुए रिंग निकाल कर एक ड्रॉर में रख देती है।
थोड़ी देर में मेकअप आर्टिस्ट आने वाली थी, इसलिए वह पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसके जाने के कुछ समय बाद एक लड़की रूम में, उस लड़की ने रूम सर्विस के कपड़े पहने हुए थे, अंदर आती है। वह जल्दी से आराध्या की ड्रेस की देखती है जो करीने से बेड पर रखी हुई थी, को कैंची से कटने लग जाती है। जब आधे घंटे बाद आराध्या बाहर निकलती है तो वह बाथरोब में थी। वह अच्छे से खुद को सुखाकर उस गाउन को पहनने लगती है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब उसका गाउन जगह जगह से फटा हुआ था। पार्टी में जाने के लिए समय कम था और अब ऊपर से ये मुसीबत। हालांकि उसने एक और ड्रेस रखी थी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं थी। उसका गाउन उसे प्रिंसेस लुक दे रहा था, जबकि दूसरी ड्रेस उसे सेक्सी लुक देती। इसलिए वह जल्दी से जेनी को फोन करके सारी बात बताई है, जिस पर जेनी उसे शांत रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद आराध्या जेनी के कहने पर वह ड्रेस पहन लेती है। इस ड्रेस में एक साइड स्लिट थी। हालांकि इस टाइप के ड्रेस ट्रेंड में थी, पर बैलेंस बिगड़ने पर आसानी से ऊप्स मोमेंट के शिकार होना आम बात थी। इसलिए भी वो इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। आराध्या जेनी से मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि मेकअप आर्टिस्ट काजल के कमरे में है। तो आराध्या खुद ही उसके कमरे की तरफ चल पड़ती है। वहीं काजल जानबूझकर ज्यादा टाइम ले रही थी। वहीं बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। जैसे ही दरवाजे पर नोक होता है, जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसकी नजरें आराध्या पर जाती है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है। वह उसे ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था, जिस पर आराध्या उसे हल्का सा पीछे धक्का देती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक के गिलास कुछ ड्रिंक आराध्या के कपड़ों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से आराध्या शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद आराध्या सिर झुकाकर बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने जेनी था, जिसके हाथ में एक ड्रेस थी, लेकिन वो तो आराध्या की दूसरी ड्रेस से भी ज्यादा रिवेलिंग थी। उसके क्लीवेज के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिख रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और विहान अंदर आता है। मिस्ट्री गर्ल, डियर, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब पिछली कड़ियां खुलेगी तो कई राज खुलेंगे, जो सबकी जिंदगी में भूचाल लाकर रख देंगे।